दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत। और ये जीके और जीएस के क्वेश्चंस न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए बल्कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर जीके और जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी। ठीक है, बट क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस को हमने डिज़ाइन किया है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19। पीलिया किस अंग का रोग है? आपका पहला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? आपके ऑप्शंस यकृत, वृक्क, अग्न्याशय या हृदय। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। यकृत यानी लीवर का ये रोग है। एक्चुअली इसमें होता यूँ है कि जो पीलिया है इसको जॉइंडिस बोलते हैं। इसमें मुख्यतः ये होता है कि जो कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिकाएं हैं, वो ब्लड से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती हैं। और जब ब्लड से जो यकृत की कोशिकाएं हैं वो बिलीरुबिन लेना बंद कर देंगी तो बिलीरुबिन क्या होगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा ब्लड के थ्रू, और स्किन और आँखें, नाखून ये सब पीले पड़ जाते हैं रोगी के। और सही समय पर अगर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना यकृत के बारे में। ठीक है, यकृत जो पीलिया रोग है यकृत से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? यानी अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो किस अधिकार का सहारा ले ताकि उसके जो मूल अधिकार हैं उनकी बहाली हो सके। आपके ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या ये सभी। एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं डिटेल में है क्या चीज़ ये। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था, आर्टिकल नंबर 32, ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 32 में दे रखा है। उन्होंने यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो आर्टिकल है ये भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है, और प्रेजेंट में है 6 क्यों है? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब तो मूल अधिकारों की संख्या रह गई 6। ठीक है, उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 का सहारा लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और आर्टिकल नंबर 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमने अभी आपको बताया कि संविधान जब लागू हुआ तो 7 मूल अधिकार थे, परंतु प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। और 6 मूल अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक, आर्टिकल नंबर 24 और 25 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक, एंड आर्टिकल नंबर 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं गोदावरी है कहाँ। देखो, हमने नक्शा बनाया है, हमने मैप लिया है अपने प्यारे से भारत का, और दक्षिण भारत में देखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत में। देखो, प्रायद्वीपीय भारत यहाँ है, ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, यहीं पर है गोदावरी नदी, जिसको हाईलाइट कर रखा है हमने इस तरह से। ओके, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रवाहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वेनगंगा आदि प्रमुख हैं। ओके, चलिए आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। आप मुझे बताइए कि जो पेरियार रिवर है वो किस राज्य में की मुख्य रिवर है?
अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। पेरियार रिवर किस राज्य की मुख्य रिवर है, नदी है? ठीक। चौथा प्रश्न है, पटना पक्षी वन्यजीव विहार स्थित है। आपके ऑप्शंस लखनऊ, पटना या फिर एटा या बांदा। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, वहीं पर है। देखिए ये है एटा और यहीं पर है पटना पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक। अन्य प्रमुख पक्षी वन्यजीव विहार हमने यहाँ दे रखे हैं, आप इनको एक बार स्टडी कर लीजिए हमारे साथ साथ। आप इसको नोट्स की फॉर्म में बनाना चाहें तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ईजिली वहाँ से आप इसको पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलिए। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में फैला हुआ है। समन पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में, और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं उन्नाव में है। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में, पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में, लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में, सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में, औखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में है। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट लीजिए, अन्यथा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ हर टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? और आपके ऑप्शंस हैं संवेग, ऊर्जा, दाव, कार्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवेग एक सदिश राशि है। देखो दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। देखो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। और जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशियां यहाँ हैं और अदिश राशियां यहाँ हैं प्रमुख। आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए। 6वां प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है क्योंकि वे बड़े स्रोत होते हैं। आपको बताना है सेब में मैक्सिमम मात्रा में क्या पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ये नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। केवल पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेब में। ठीक है, और हृदय रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सेब जो होता है उसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है पोटेशियम, ध्यान रखना। और हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है पोटेशियम। पोटेशियम सेब में अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, इसका मतलब है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए पोटेशियम यानी एप्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए। 7वां प्रश्न है, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? लंदन, इटली, टोरंटो या मॉन्ट्रियल? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना आगे पीछे हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसके हिसाब से इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक, मॉन्ट्रियल, आप अपना क्वेश्चन का आंसर याद रखना, मॉन्ट्रियल है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। इसका उद्देश्य सम्मेलन के लक्ष्यों को समर्थन कर उसे पूरा करना है। और जो है जैव विविधता पर अभियान, इसका जो मुख्य कार्य है जैसे बैठकें आयोजित करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, कार्य के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सदस्य सरकारों की सहायता करना, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना, जानकारी एकत्र करना और प्रसार करना। जैव विविधता पर कन्वेंशन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसे लागू किया गया 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, अच्छा 1992 में एक घटना और हुई थी काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक नहीं दो हुई थी। एक तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है वर्ष 1992 में। ठीक है, 1992 में ही चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, 1992 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलिए। 8वां प्रश्न है, आपको बताना है किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब
कोई अर्थव्यवस्था है उसको संतुलित स्थिति में कब कहा जाएगा? जब योजनाबद्ध उपभोग और योजनाबद्ध बचत से अधिक हो तब। जी नहीं। योजनाबद्ध उपभोग और योजनाबद्ध निवेश से अधिक हो। जी नहीं। तीसरा है अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर हो। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत से अधिक हो। देखो, अधिक होना कम होना ये तो संतुलित व्यवस्था का मतलब है ही नहीं। जहाँ पर बराबर शब्द आ जाए समझ लेना वही आंसर है। संतुलित होने का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे तराजू के दो पल्ले होते हैं ना, इस तरह से अगर ये संतुलित रहेंगे, बराबर वजन रहेगा दोनों साइड, ठीक है, तो इसी को तो संतुलन बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। देखो, आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण सरकार के साथ साथ व्यक्तियों और फर्मों और निजी संस्थाओं द्वारा भी होता है। जब अभिप्रेत बचत के बराबर होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को संतुलित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखना। 9वां प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी नहीं, ये तो संवैधानिक निकाय है। संविधान के एक आर्टिकल में इसका उल्लेख किया है और आप मुझे उस आर्टिकल का नाम बताइए। यानी कि आपको बताना है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का उल्लेख, उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 338 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख जो है वो आर्टिकल नंबर 338 के सेक्शन A में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर D है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, संविधान के किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखो, भारत का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय संधियों से निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और प्रेजेंट में है न्यायमूर्ति अरुण मिश्र। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। ये यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, इसको सही कर लेना। ओके जी, चलिए 10वां प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? सतपुड़ा रेंज का, विंध्य रेंज का, या फिर पश्चिमी घाट का, या इनमें से कोई नहीं। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं वो सतपुड़ा रेंज का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए सतपुड़ा रेंज को अब समझते हैं हम मैप के थ्रू। देखो, ये है अरावली माउंटेन, ठीक, उसके नीचे इधर ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे है नर्मदा रिवर और उसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये है सतपुड़ा रेंज, इसको भी आप ध्यान रखना, ये वाला। ओके, और एक चीज़ याद रखना, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहने वाली नदी है नर्मदा, और नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, यानी कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर है इस तरह से, और पश्चिम की ओर बहेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये अरब सागर में गिरेंगी, यानी इनका मुहाना जो है अरब सागर में है। मोस्ट ऑफ द रिवर इंडिया की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, बट नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं। हालांकि साउथ में भी बहुत सी नदियां हैं, कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्ट वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं, बट नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं भारत की जो पश्चिम की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये सतपुड़ा के बारे में थोड़ी सी डिटेल है, आप इसको पढ़ लीजिए, बाकी मैप के थ्रू आपने समझ लिया है। ये हमारी इंडस रिवर हुई, उसके नीचे जैसे चेनाब, रावी, सतलज, झेलम ये रिवर हो गई। ठीक, ये माउंटेन रेंज हो गया हमारा हिमालय पर्वत, और गंगा यमुना ये हो गई, उसके बाद है ये गोदावरी ये होगी, कृष्णा ये होगी। ठीक, चलिए 11वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड बेवेल था भारत का प्रधान सेनापति। चलिए डिटेल में जान लेते हैं लॉर्ड बेवेल के बारे में। देखिए, ये है लॉर्ड बेवेल जो कि वर्ष 1941 से 1943 तक भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया इसने, और बाद में 1943 में 1947 तक भारत के वायसराय के रूप में इसने अपनी सेवाएं दी। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुआ। इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से समाप्त करना था।
इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। ठीक है जी। चलिए 12वां प्रश्न है, निम्न में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 3 या सभी। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3। इसका मतलब है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की ये डिटेल है, आप पढ़ लीजिए। जैसे स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की, अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना भी की थी साथ में। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक महान विद्वान, समाज सुधारक, एक नेता थे जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समानता वाले भारत की स्थापना की, एक ऐसा देश जो ऐतिहासिक रूप से वंचितों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता था। ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके आधार पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी एक महान अर्थशास्त्री भी थे। 13वां प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया? हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जान लेते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में। देखिए ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास रूपम प्रतिमा जो है। इसका लोकार्पण होता है 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथ द्वार में। ठीक है, मुरारी बापू के द्वारा। ठीक, उस समय अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 359 फीट। बस इतना याद रखना, राजस्थान के नाथ द्वार में है, 359 फीट ऊंची है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ओके, देखिए इस प्रैक्टिस सेट में केवल 13 क्वेश्चन ही थे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब हम क्वेश्चंस को टाइप कर रहे थे तो हमारा सिस्टम हैंग कर गया, जिसकी वजह से हम टाइप नहीं कर पाए आगे के क्वेश्चंस को। ओके, तो टेक्निकल इशू था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कोई इशू ना बने। आपको जो पैटर्न मिला है वो और जितने क्वेश्चंस के नंबर मिलते हैं हर प्रैक्टिस सेट में वो मिलते रहें कंटिन्यू। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, और PDF के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कोई पैसा देना नहीं होता है। PDF आपको मिल जाएगी, फिर आराम से उसको प्रैक्टिस करते रहना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।